जैसे ही एक फोन की घंटी बजती है और उस फोन को एक व्यक्ति उठाता है और उठाने के बाद जैसे ही वो बोलता है हेलो कौन, और ये बोलने के बाद उधर से आवाज आती है मैं अनूप बोल रहा हूँ, 3 पेटी जल्दी से मेरे बताए गए पते पर पहुंचा दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर तुमने इसमें कोई भी हिमाकत की तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सीधे भगवान से मिलवा दिया जाए। अब ये सब बात सुनने के बाद वो व्यक्ति पूरी तरीके से चौंक जाता है, लेकिन बिना डरे हुए उस फोन पर कहता है कि तुझे पता है मैं कौन बोल रहा हूँ। तब उधर से आवाज आती है कि हाँ पता है, तू कोई भिखारी नहीं बोल रहा है, तेरे पास उतनी व्यवस्था है इसीलिए मैं तुझसे मांग रहा हूँ, और अगर तू भिखारी होता तो तेरे कटोरे में जरूर मैं 3000 रुपये तो डाल ही देता। और ये सब सुनने के बाद जिस व्यक्ति के फोन पर फोन आया रहता है वो कहता है कि थोड़ा संभल कर रहना वरना मुझे भगवान के पास पहुंचाते पहुंचाते ही कहीं तुम ही भगवान के पास ना पहुंच जाओ। और ये सब सुनने के बाद इसका जो अंजाम होने वाला रहता है दोस्तों, ये सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे। बात अंडरवर्ल्ड में कुछ इस कदर से फैल गई कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने सीधे दाऊद के दामाद को इतनी बड़ी धमकी दे डाली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, यकीन मानिए दोस्तों आज तक आपने ये कहानी कभी नहीं सुनी होगी कि अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम के दामाद को आखिर वो कौन सा ऐसा आदमी था जिसने सीधे धमकी दे डाली और कहा कि मुझे 3 पेटी रुपए बताए गए पते पर चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल जिसका फोन आया रहता है वो उस व्यक्ति को साथ साथ टाइमिंग बताता है कि कल दोपहर 2 बजे तक मीरा रोड पर मिलने पैसे के साथ आ जाना वरना परसों तुम्हारी जगह खुदा के पास होगी। और ये सब सुनने के बाद अब तो ये मामला चूंकि हाई प्रोफाइल था और मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस में तो जाना तय था, और ये जैसे ही होता है इस मामले की सूचना तुरंत मुंबई पुलिस को मिलती है और शिकायत मिलने पर मुंबई क्राइम ब्रांच इस केस को देखना शुरू करती है, और ये धीरे धीरे कहानी अब शुरू हो जाती है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सीधे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के दामाद को सीधे फोन करके चैलेंज कर रहा है और उसको अपनी जान की जरा सा भी परवाह नहीं है। ये सब सुनने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच जांच शुरू कर देती है, और पहले ही जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच को पता था कि इतनी बड़ी हिमाकत सिर्फ और सिर्फ एक ही गिरोह कर सकता है, और वो गिरोह है छोटा राजन का गिरोह, और स्वयं छोटा राजन भी इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है। अब ये सब होने के बाद सीधे मुंबई क्राइम ब्रांच ने छोटा राजन के गिरोह के एक शूटर को उठाया जिसका नाम था डीके राव, और डीके राव को उठाने के बाद उससे बेहद ही कड़ाई से क्राइम ब्रांच ने पूछना शुरू कर दिया कि बताओ आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने इतनी बड़ी हिमाकत किया है। लेकिन क्राइम ब्रांच के लाख पूछने के बावजूद भी डीके राव इस मामले में कुछ बता नहीं पाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता है कि छोटा राजन कभी भी हसीना परिकर के दामाद को फोन नहीं कर सकता है, और ना ही उसके किसी भी परिवार या रिश्तेदार के सदस्य को कभी नहीं फोन कर सकता है, और ना ही धमकी दे सकता है, क्योंकि वो उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। अब ये बात अब तक अंडरवर्ल्ड में खलबली सी मचा चुकी होती है कि कौन वो ऐसा व्यक्ति है जिसने इतनी बड़ी हिमाकत की है, जिसे अपने जान से
जरा सा भी मोह नहीं है। ये सब सुनने के बाद क्राइम ब्रांच की कोशिशें और तेजी से शुरू की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि छोटा राजन के गिरोह का वो कौन सा ऐसा शूटर है जो बार बार दाऊद इब्राहिम को टारगेट करता है। और ये सब होने के बाद सीधे उसको खोजना पुलिस शुरू करती है और इधर क्राइम ब्रांच की टीम भी शुरू करती है और इसी के साथ जांच पड़ताल कुछ इस कदर तेजी से चलने लगती है कि वो भी जल्द ही क्राइम ब्रांच के हाथ लग जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये व्यक्ति इतना खतरनाक होता है कि ये इंडिया से पाकिस्तान जाकर तकरीबन 9 बार दाऊद इब्राहिम को सीधे मारने की कोशिश करता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम की किस्मत अच्छी रहती है कि वो इसमें नाकामयाब हो जाता है, वरना वो दाऊद इब्राहिम की केस की हिस्ट्री कभी क्लोज कर दिया होता है। सोचिए दोस्तों कि वो 9 बार टोटल भारत से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए जाता है। अब ये कहानी धीरे धीरे और आगे बढ़ना शुरू होती है और मामला आ जाता है इसे उठाने का और इस व्यक्ति के नाम को जानने का। इसका नाम सुनकर दोस्तों आप भी बेहद चौंक जाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति का नाम होता है फरीद तंसा। फरीद तंसा छोटा राजन के गिरोह का एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद खुद दाऊद इब्राहिम भी एक बार सतर्क हो जाता है कि कहीं फरीद की गोली का वो शिकार ना हो जाए। और जब उसे मुंबई क्राइम ब्रांच उठाती है तो उससे पूछताछ करना शुरू की जाती है, लेकिन वो बार बार एक ही बात कहता है कि मेरा दाऊद इब्राहिम के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का भी एक वसूल होता है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ वसूल पर ही काम करते हैं। जिससे हमारी दुश्मनी रहती है हम उसे टारगेट करते हैं, ना कि किसी के परिवार के औरतों को या किसी के परिवार को, और ना ही उसके किसी भी रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं। ये सब सुनते ही पुलिस वाले समझ चुके होते हैं कि फरीद सफ़ेद झूठ बोल रहा है और तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम सीधे दामाद को फ़ोन लगाती है और उससे फरीद की बात करना शुरू करा देती है। और फरीद से और उन दोनों लोगों के बीच में बात होती है और बात करने के बाद फिर क्राइम ब्रांच की टीम पूछती है कि जिस दिन आपको धमकी भरा कॉल आया था क्या वो यही आवाज़ था। ये पूरी बातचीत होने के बाद उधर से कहते हैं वो कि नहीं, ये आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, वो आवाज़ बेहद अलग तरीके की थी। अब जब पुलिस इस कदर क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की टीम पूछताछ करती है, उसके बावजूद भी अगर नहीं पता चलता है तो यकीन मानिए दोस्तों अब तो पूरे अंडरवर्ल्ड में खलबली मचना बिल्कुल तय हो चुका होता है, क्योंकि इतनी बड़ी हिमाकत जिसने भी की होती है उसका तो जान जाना 100% तय हो चुका था। और वो भी दाऊद इब्राहिम के दामाद को सीधे धमकी देना और उससे रंगदारी वसूलना, मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना था। लेकिन जिस किसी ने भी ये काम किया होता है, यकीन मानिए उसकी भी हिम्मत का दांत देना पड़ता है। और इधर जब इतनी जांच पड़ताल के बाद भी उस फोन करने वाले का पता नहीं चल पाता है, और तब हसीना पारिकर का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो सीधे छोटा राजन को फ़ोन मिला देती हैं। और फ़ोन मिलाने के बाद उधर से हेलो की आवाज़ आती है और इधर से हसीना पारिकर कहती हैं, क्यों तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें राखी बांधी थी और तुम्हारी अब इस कदर की सोच हो चुकी है कि तुम मेरी ही बेटी के पति को जान से मारना चाहते हो, उसको विधवा बनाना चाहते हो। क्या तुम्हें राखी की कीमत याद नहीं है? और तुम इस कदर उतारू हो गए हो, इतना तुम्हें पैसों की भूख हो चुकी है कि तुम सीधे सीधे मेरे दामाद से वसूली कर रहे हो। इतना बात सुनना था कि छोटा राजन उधर से कहता है कि बहन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और मैं इस तरीके की घिनौनी हरकत नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मेरे गिरोह में किसी की हिम्मत है कि बिना मुझसे पीछे तुम्हारे घर पर या तुम्हारे दामाद के ऊपर किसी परिवार या किसी सदस्य या किसी भी रिश्तेदार को धमकी दे दे। और तुम्हें शायद ये बात ना पता हो कि मेरी तुम बहन हो और मैं तुम्हें बहन ही मानता हूँ,
इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि बिना मुझसे पूछताछ किए तुम्हारे बहन या तुम्हारे घर के किसी भी सदस्य को धमकी दे दे। लेकिन ये सब बात सुनते ही हसीना परिकर को और गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और तुम मुझे बहन वहन कुछ नहीं मानते हो। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा जहाँ से मर्जी वहाँ से आए। और इस पर छोटा राजन को थोड़ा सा गुस्सा लगता है और वो टाइट आवाज में कहता है कि देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम मेरी बहन हो और मुझे राखी के एक एक धागे की कीमत पता है कि मुझे किसके साथ क्या करना है, और मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा इस मामले में कोई भी हाथ है। ये सब इन दोनों के बीच में बातचीत चलती है, लेकिन इस बातचीत से हसीना परिकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो सिर्फ एक बात चलती है कि कहीं ना कहीं ये काम छोटा राजन या उसके गिरोह का ही है, क्योंकि पूरे अंडरवर्ल्ड में छोटा राजन के अलावा किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है जो दाऊद इब्राहिम के परिवार या उसके किसी रिश्तेदार के खिलाफ जाने की कोशिश करे। और इन सब के दौरान ही जैसे ही ये बात क्राइम ब्रांच को पता चलती है कि हसीना परिकर ने छोटा राजन से बात किया और इन दोनों दुश्मनों के बीच में अभी भी दोस्ती यानी रक्षाबंधन का प्यार कुछ इस प्रकार से बचा हुआ है, क्राइम ब्रांच के भी कान खड़े हो जाते हैं कि जब छोटा राजन इस तरीके से कह रहा है तो कौन ऐसा नया गिरोह सामने आ गया, कौन सा ऐसा नया व्यक्ति सामने आ गया जिसने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी। और ये सब सुनने के बाद ही तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम और तेजी से एक्टिव हो जाती है और दिमाग चलाना शुरू कर देती है। जब सारी टीम वाले एक्टिव तरीके से काम कर रहे होते हैं, हर जगह से जांच पड़ताल कर ली जाती है, लेकिन इस अनूप नाम के व्यक्ति के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है और ना ही छोटा राजन के गिरोह में कोई अनूप नाम का व्यक्ति होता है। तो बार बार न जाने क्यों क्राइम ब्रांच की सुई एक ही जगह पर जाकर अटकती है और वो होता है सिर्फ और सिर्फ फरीद। और फरीद पर जब सुई अटकती है तो इस बार क्राइम ब्रांच कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है और फरीद के साथ क्राइम ब्रांच अपने विशेष तौर तरीकों से पूछताछ करना शुरू कर देता है। और जब इस विशेष तरीके की पूछताछ शुरू होती है तो यकीन मानिए दोस्तों कि फरीद का मुंह खुलना तो तय हो चुका था और आखिरकार उसने वो राज बता दिया जिसके बारे में क्राइम ब्रांच ने भी नहीं सोचा था। फरीद सबसे पहली बात यही बोली कि क्या करें साहब, गंदा है पर धंधा है, ये तो हमारी मजबूरी है। दाऊद के जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो हसीना हुई या उसका दामाद हुआ, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ दाऊद के नाम पर ही रंगदारी वसूलते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई कहीं से चारा नहीं है, हमारी कमाई कहाँ से हो। मैंने ही इस वजह से आवाज बदल करके अनूप बन करके हसीना परिकर के दामाद को सीधे सीधे फोन कर दिया था। और ये सुनना ही था कि क्राइम ब्रांच वाले भी चौंक जाते हैं कि बताओ, इसी ने फोन कर दिया हसीना परिकर के दामाद को और हम लोग न जाने क्या क्या सोचने लगे कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अब किसने और कदम रख दिया और उसने इतनी बड़ी हिमाकत आखिर कैसे कर दिया। और इसी घटना के बाद से फरीद छोटा राजन के गिरोह से धीरे धीरे दूरियां बढ़ाना शुरू करने लगता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल दूर हो जाता है। और दूरी बढ़ाने के महज कुछ ही दिनों के बाद फरीद की भी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। और इस तरीके से इस फोन पर दिए गए धमकी की कहानी खत्म होती है, लेकिन यहीं से अब एक और नई कहानी शुरू होती है। यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जब हसीना परिकर ने जुर्म के दुनिया में कदम रखा तो किस तरीके से भूचाल आ जाता है, आज तक आपने नहीं सुना होगा। और पहली बार जब क्राइम ब्रांच की टीम को हसीना परिकर का नाम पता चलता है तो यकीन मानिए क्राइम ब्रांच भी सोच में पड़ जाती है। लेकिन अगर हम हसीना परिकर के
रिश्तों की बात करें तो वो यहीं पर नहीं रुकता है। हसीना परिकर के रिश्ते मुंबई के डॉन कहे जाने वाले अरुण गौली से भी उस वक्त काफी अच्छे हुआ करते थे, जिस वक्त अरुण गौली के गिरोह के पापा गौली ने उसके ही पति इब्राहिम कास्कर की गोलियों से मारकर हत्या कर दिया होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हसीना परिकर की करीबियां अरुण गौली के साथ आखिरी दौर तक रहती है। और हसीना परिकर का जब एक फोन एक बिल्डर के पास जाता है और बिल्डर हेलो की आवाज सुनने के बाद डर जाता है और सदमे से भरकर सीधे क्राइम ब्रांच की टीम के पास चला जाता है। और क्राइम ब्रांच का एक जाबाज ऑफिसर जब इस केस की जांच करता है, यकीन मानिए दोस्तों 26/11 हमले की भी जांच इसी ऑफिसर ने की थी। और जब हसीना परिकर की मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। और ये कहानी हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा हौसला और भी ऊपर उठे और हम आपको एक से एक नई कहानी लेकर आएं। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड से हर कमेंट करने वालों का नाम इस कहानी में जरूर लिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।